तो सिट्रुलिन जो है ना, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा मार्केट में इसने एक डोमिनेंट केस अपना बना लिया है। बिकॉज इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू अर्जुनन। बट अगर हम बात करें जो इनकी फंक्शनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि जो सिट्रुलिन होता है वो आपके ऑर्निथिन की प्रेजेंस में आपकी बॉडी में आर्जिनिन फॉर्म कर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये दोनों क्या है, वाइस एंड वर्सा काम करते हैं। देखो कैसे है। जैसे आपका मान लो ये सिट्रुलिन है प्लस ऑर्निथिन। ऑर्निथिन भी एक टाइप ऑफ अमीनो एसिड होता है। तो ये आपकी बॉडी में क्या बनाते हैं दोनों मिलके, आर्जिनिन। ठीक है, यूरिया साइकिल में। और ऐसे ही आपका ऑर्निथिन प्लस आर्जिनिन सिट्रुलिन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू ये दोनों चीजें एक दूसरे को बना सकती हैं ऑर्निथिन की प्रेजेंस में। और इसे, और दूसरी बात ये कि अगर हम इसे बाहर से लेते हैं सिट्रुलिन को, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, मतलब इसको अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, जल्दी एब्जॉर्ब कर सकती है एज कम्पेयर टू आर्जिनिन। आर्जिनिन की 50% तक होती है अवेलेबिलिटी, इसकी 70 to 80% के आसपास कंसिडर की जाती है। इट मीन्स ये बेस्ट टू यूज है अगर हम इसको वेसो डायलेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, कितना हमें लेना है, 1 ग्राम तक हम ले सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ग्राम तक भी जा सकते हैं। इतना हम यूज कर सकते हैं इसको। आर्जिनिन हमें थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, 2 से लेकर 2.5 ग्राम तक लेना पड़ता है। बात करते हैं बीटा एलेनिन की। बीटा एलेनिन क्या करता है? बीटा एलेनिन जो है ये एक टाइप ऑफ अमीनो है जो आपकी नॉन एसेंशियल अमीनो है। जो क्या करता है, ये आपकी बॉडी में कार्नोसिन की फॉर्मेशन करता है, कार्नोसिन। ये एलेनिन किसके साथ मिलता है, हिस्टिडाइन के साथ मिलता है। और आपकी बॉडी में बना देता है ये क्या, कार्नोसिन। कार्नोसिन है आपका एक डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल, जो कि आपकी बॉडी में आपके मसल्स में ऑलरेडी अवेलेबल होता है ना। बट अगर बात करें तो मसल्स में इसके अंदर अवेलेबिलिटी तो होती है, बट जब इसके लेवल्स बढ़ते हैं, अच्छे अमाउंट में इसके लेवल शूट करते हैं, तो ये हमारी मसल बफरिंग कैपेसिटी को इन्हांस करता है। मसल बफरिंग कैपेसिटी मींस कि हमारी जो कैपेसिटी है वर्क डन की, उसको बढ़ाता है, काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, इंक्रीजेस वर्क डन कैपेसिटी या वर्किंग कैपेसिटी हम कह सकते हैं, उसको बढ़ा देता है ये। कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेटाबोलाइट्स डेवलप होते हैं, जो मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है जब हम एनर्जी बना रहे होते हैं, तो उस एनर्जी फॉर्मेशन में काफी सारे मेटाबोलाइट्स निकल के आते हैं। तो उन मेटाबोलाइट्स की जो डिप्लीशन है या उनका एलिमिनेशन है, उस एलिमिनेशन को ये करवाने का काम करता है। ठीक है, मेटाबोलाइट्स को क्या करता है, एलिमिनेट करवाता है। यानी आपकी लैक्टेट थ्रेशोल्ड हो गया, बाकी जो आपके पीआई लेवल्स हो गए, ये अगर बड़े हुए हैं, इनको एलिमिनेट करने का काम करेगा, जिससे कि हमारी बॉडी थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी कर पाएगी। तो टोटल वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, काम करने की क्षमता को बढ़ा रहा है ये, काम करने की क्षमता। ठीक है, तो ये इसका मेन रोल है प्री वर्कआउट्स का। और इसके अंदर आपका होता है बीटा एलेनिन जो काम करता है। अब बीटा एलेनिन के साथ प्रॉब्लम क्या है, शायद लोग ये बोलते हैं कि ये टिंगलिंग सेंसेशन करता है। मतलब वैसे बोलते हैं टिंगलिंग, लेमन टर्म्स में टिंगलिंग सेंसेशन बोल देते हैं, बट असल में इसका नाम होता है पेरस्थीसिया। इसको असल में कहा जाता है पेरस्थीसिया। मीन्स कि आपकी बॉडी में जो वो ऐसा लगता है कि कुछ स्किन के ऊपर हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कुछ चींटियां, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। वो जो पेरस्थीसिया वाला जो कंडीशन है ना, वो नेचुरल है, वो होगा ही होगा इससे। और वो कोई डेंजरस चीज नहीं है, वो इसका नेचुरल इफेक्ट है। और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टीरॉइड डाल दिए या ऐसा कुछ कर दिया, बट ऐसा असल में नहीं होता। ठीक है, अब बात, ये तो हमने किया बीटा एलिनिन की फंक्शन की बात। और ये कितना ले सकते हैं, अगेन 1 to 2 ग्राम्स तक इसका भी कंजप्शन है, मैक्सिमम 4-5 ग्राम तक पूरे दिन के अंदर ले सकते हैं। बट अपने को इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, 1 से 2 ग्राम से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, टोटल अमाउंट आपकी बढ़ जाती है, वर्किंग कैपेसिटी, आप ज़्यादा रेपिटेशन कर पाते हैं, आप ज़्यादा वर्कआउट कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तो हो गया बीटा एलिनिन। इसके बाद आता है एक सप्लीमेंट और, जिसको बोलते हैं हम टॉरीन। टॉरीन क्या है, अमीनो सल्फोनिक एसिड है।
ठीक है। अब ये टॉरिन का भी यूज एज अ प्री वर्कआउट किया जाता है, हालांकि टॉरिन अलग से भी मिलता है अपने को। टॉरिन वैसे हमारे सोडास के अंदर, हमारे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह के अंदर भी होता है ये। जो एनर्जी ड्रिंक्स है ना उन सब के अंदर है, रेड बुल हो गया या बाकी भी जितने हैं, इन सब के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी होती है। अब ये एक टाइप ऑफ अमीनो है। ये हेल्पफुल कैसे होता है ना, हमारी बॉडी में खुद भी सिंथेसाइज होता है सिस्टीन और विटामिन बी 6 को मिलके। इसको मिलके सिस्टीन और विटामिन बी 6 को मिलके यानी पायरिडॉक्सिन को मिलके आपके बॉडी में खुद भी बनता है अपना टॉरिन। और बॉडी में इसकी अवेलेबिलिटी काफी हद तक होती है, 0.1% के आसपास बॉडी में ऑलरेडी आपके जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से 0.1% ही आपकी बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, बाकी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह के अंदर तो मिलता ही है। इसका सबसे मेन काम होता है आपकी बॉडी में जो कैल्शियम लेवल्स है ना उसको रेगुलेट करना। जो कैल्शियम लेवल्स हैं उनको मेंटेनेंस पे रखना या बैलेंस रखना विद इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर। ठीक है, जो कि एक बहुत पावरफुल फंक्शन है, क्योंकि जो आपके कैल्शियम्स हैं, जो आपके कैल्शियम आयंस हैं, वही अल्टीमेटली आपके ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके मसल कंट्रैक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। क्योंकि अगर कैल्शियम आयंस नहीं होंगे तो आपका वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा नहीं कैल्शियम आयंस, और ये आपके ट्रोपोनिन के साथ नहीं बाइंड करने वाला, जिससे कि आपके जो ट्रोपोमायोसिन है वो एक्साइटेशन नहीं होगी, और आपके जो मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस होते हैं वो आपके इसको अपने तरफ नहीं खींच पाएंगे, यानी कि आपके अट्रैक्शन नहीं होगी एक्टिन की मायोसिन की तरफ। इसकी मदद से आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम बात करें बॉडी में। ठीक है। अब असल में वैसे तो कैल्शियम के लेवल्स हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में होते हैं, अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, अगर हम सही तरीके से फूड इनटेक करते हैं तो। बट अगर मान लो हमारे कैल्शियम लेवल डिप्लीशन है या फिर कैल्शियम लेवल कम है बॉडी में, तो हमारी बॉडी वो एक्टिविटीज करना या अच्छा वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो कैल्शियम लेवल्स है ना इनको बैलेंस रखता है, इसको बरकरार रखता है सेल के अंदर, जिससे कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन तो जबरदस्त रहेगा ही रहेगा, साथ में ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ रिकवरी भी अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए इसको बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है, बहुत ज्यादा इसको बेटर माना जाता है सिंपली अगर हम कहें। ठीक है। अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट काम। इसके बाद भी आपके बहुत सारे काम होते हैं इसके, वैसे देखा जाए तो आपकी बॉडी में जो बाइल का प्रोडक्शन है, ठीक है, बाइल का प्रोडक्शन जो है उसमें भी असिस्ट करता है, असिस्ट इन बाइल प्रोडक्शन। कैसे असिस्ट करता है, क्योंकि ये एक प्रिकर्सर है बाइल जूस का, तो बनाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसको बनाने के लिए ये जरूरी है, उसकी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। और बाइल किसके लिए जरूरी होता है, आपके कोलेस्टेरॉल के और आपके कोलेस्ट्रॉल के मेनली, इसके इमल्सिफिकेशन के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी क्या होता है, जरूरी हो जाता है हमारी बॉडी में, तो वहां पे भी ये काम में आता है। उसके बाद ही आपकी बॉडी में जो आपके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका सिरोसिस वगैरह हो गया या आपके लिवर इश्यूज हो गए, ठीक है, उन कंडीशंस में भी काम में आता है। और इसके साथ इसके क्लिनिकल एविडेंसेस हैं कि आपके जो एलडीएल लेवल्स हैं ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े में तो उनको भी ये कम करने का काम करता है। ठीक है, कैसे करता है, जो आपकी बॉडी में एपोलिपोप्रोटीन्स हैं जो आपके बेसिकली कोलेस्टेरॉल को बनाते हैं, टाइप्स ऑफ कोलेस्टेरॉल को, अगर उनकी प्रोडक्शन एनहेंस्ड है या ज़्यादा है तो ये उसके साथ इंटरैक्ट करता है और उसकी प्रोडक्शन को लिमिट करता है, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, जो अननेसेसरी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहे हैं बॉडी में वो भी कम हो जाएंगे। वो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेजमेंट का काम है इसका, यानी कि आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या कैल्शियम है इनको बैलेंस करना आपकी बॉडी में, ताकि आपको वो लेथार्जिक फीलिंग ना आए या फिर आप बहुत ज़्यादा वीक फील ना करो, और आपकी बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्शन एग्जीक्यूट सही तरीके से करते रहे। दूसरा बाइल प्रोडक्शन काम है। तीसरा बात आपके एलडीएल लेवल्स को लो करने का काम। इसके साथ साथ आपके इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि आपके जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं, गाबा रिसेप्टर्स, उनको भी ये काम डाउन करने का काम करता है। मतलब अगर मान लो ये काम डाउन ना हो तो हमें कभी नींद ना आए, ठीक है, हमें कभी रेस्ट नहीं ले पाए,
तो ये क्या करता है, GABA रिसेप्टर्स को भी स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि आपको काम डाउन फीलिंग आती है और आप अच्छा सा रेस्ट ले पाते हो, सो पाते हो, और आपकी रिकवरी ऑप्टिमल हो पाती है। उस कंडीशन में भी आपका टॉरिन बड़ा जबरदस्त तरह का एक इंग्रेडिएंट है। ठीक है, अब इसे कितना ले सकते हैं, वैसे तो वर्कआउट वगैरह के अंदर अगर बात करें तो आप उसको 500 mg भी ले सकते हो, इतना 500 से लेके 1000 mg तक भी आप इसको ले सकते हो। अब, अपने वर्कआउट के अंदर, प्री वर्कआउट के अगर आपको अंदर मिल रहा है ये, तो आप इतना ले सकते हो, बिल्कुल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे दिन के अंदर तो आप 2000 mg से लेके 3000 mg तक भी जा सकते हो, जो कि हमारे फूड सोर्सेज में तो अवेलेबल होता ही है। बाकी सोडा के अंदर हो जाता है, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह के अंदर है, एनिमल सोर्सेज के अंदर है, तो वहां से भी अपने को मिल जाता है। बस सिर्फ आपको 500 mg या 1000 mg के आसपास लेना है, इतना काफी होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये है आपका टॉरिन, इसके फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब हर किसी सप्लीमेंट के अंदर नहीं होता है ये, बट हाँ काफी सारे प्री वर्कआउट्स के अंदर होता है, और उसके पॉजिटिव्स मैंने आपको बता दिए। ओके, एक और विटामिन यूज होता है काफी सारे प्री वर्कआउट के अंदर, जिसे बोलते हैं विटामिन B3। इसका केमिकल नेम क्या होता है, नाइसिन या निकोटिनिक एसिड। ठीक है, अब ये नाइसिन का मेन फंक्शन होता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करना, और मेनली डाइलेशन करना आपके ब्लड वेसल्स में। अगर ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइलेशन कर पाता है, और आपके ब्लड फ्लो को सही रख पाता है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट कर पाता है, तो इससे आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा जरूर से आपके वर्कआउट के बीच में। इसलिए काफी सारे लोग विटामिन B3 को भी अपने वर्कआउट से पहले इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, अब ये कंपलसरी नहीं है, ये स्टिल ऑप्शनल कैटेगरी में इसको डाल दूंगा मैं, बट यूज होता है तो मैंने आपको स्टिल यहाँ पे बता दिया। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको प्री वर्कआउट्स के अंदर मिलते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा इंग्रेडिएंट लेना है। प्रिकॉशन सबसे ज्यादा आपको ये रखना है कि अगर आपको कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ये चीजें नहीं लेनी है। स्पेशली आपको कैफीन हो गया, और आपके साथ में जो इंग्रेडिएंट्स है, लाइक आर्जिनिन है आपका, सिट्रुलिन है, इनको भी आप नहीं ले सकते अगर आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं। स्पेशली HBP के अंदर, यानी हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हैं, या एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर हैं। ये भी एक बहुत डेंजरस कंडीशन बन सकता है, तो यहाँ पे भी आप इसको नहीं ले सकते हो। तो सीरियस कोई अगर प्रॉब्लम है, तो आपको प्री वर्कआउट वहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में थर्मोजेनिक इफेक्ट भी दे सकते हैं। थर्मोजेनिक इफेक्ट मतलब आपकी हीट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और साथ के साथ आपके जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं बॉडी के, उनको बढ़ा सकते हैं। लाइक मान लो आपका हार्ट रेट वगैरह को बढ़ा दिया, तो हम एक प्रॉब्लम के अंदर आ जाएंगे। तो इनवॉलेंट्री एक्शन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो अपने को ऐसा चीज नहीं लेना है अगर हम ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर हैं तो। दूसरी बात मैंने बताया था कि प्री वर्कआउट्स वगैरह का जो यूज है, ये रेगुलर नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक कंडीशन पे होना चाहिए, कंडीशनली आपने इसको यूज कर दिया तो ठीक है। आप इसे रेगुलर यूज ना करो, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आपको आदत पड़ जाएगी, आपके जितने भी वर्कआउट्स होंगे फिर आपको वहां पे प्री वर्कआउट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हम प्री वर्कआउट्स पे कुछ फ्रूट्स या नट्स, ये हाँ ये तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फ्रूट्स या नट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि डिपेंडेंसी इसकी ना हो। और इसके मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है अगर आप प्री वर्कआउट लेना चाह रहे हो। आपके तीन तरीके से प्री वर्कआउट यूज हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हो, तो आपने पूरा ही उसको चला लिया उस ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना। एक तो ये हो सकता है ऑप्शन, जैसे 2 महीने का 3 महीने का प्लान है, तो 3 महीने आपने चला लिया, पॉसिबल है ऐसा। दूसरा हो सकता है कि आपने, जब आपकी मेंटल फटीग ज्यादा है, जब आपकी मेंटल फटीग ज्यादा है, आपने वहां यूज कर लिया। लाइक मान लो आप कोई और काम करते हो, सुबह से लेकर शाम तक आपका फटीग ज्यादा है, थकावट हो गई, वर्कआउट करने का मन नहीं है शाम को, तो इस तरह की जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। आपने, आपके पास अवेलेबल है, आपने यूज किया, आपने वर्कआउट किया, अगले दिन आपको जरूरत नहीं है, आपने नहीं यूज किया। ठीक है, और तीसरा दिन आपके वीक बॉडी पार्ट्स, जो वीक बॉडी पार्ट्स हैं आपके, वहां पे भी आप नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा 100% नहीं दे पाते हैं, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर लेते हो बस, और बाकी दिन नहीं यूज करते हो। तो ये एक तरीका होता है आपके इफेक्टिवली यूज करने का प्री वर्कआउट का, जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, और आपको डिपेंडेंसी भी नहीं होती है, और आपको वो आदत भी नहीं पड़ती है।
तो ये आपको चीजें करनी होती हैं इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैट बर्नर्स। ठीक है, फैट बर्नर्स क्या करते हैं? फैट बर्नर्स कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं कि फैट बर्नर्स का क्या रोल है। सबसे पहले तो दिस इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, मतलब आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और साथ में आपके एपेटाइट को सप्रेस कर सकते हैं, फैट सिंकिंग चैनल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। यही भी आपके फैट्स के, फैट बर्नर्स के। अब फैट बर्नर्स को जितना ज़्यादा हाइप किया था उतने अच्छे इसके रिजल्ट होते नहीं है वैसे, पर फिर भी जो भी इसके अंदर इफेक्टिव फैट बर्नर्स है, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो काम में आते हैं आपके फैट बर्नर्स में। जैसे कि कार्निटीन हो गया, ये भी आपका एक फैट बर्नर के अंदर काउंट कर लेते हैं। हालांकि एक फैट मोबिलाइजर है, कोई बर्निंग नहीं करता है, ये मोबिलाइज करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपके और भी हैं, जैसे आपका योहिम्बिन है। योहिम्बिन को अच्छा अच्छा फैट बर्नर माना गया है, हालांकि थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। उसके बाद आपका होता है 5-HTP, गार्सिनिया। ठीक है ना, ये सारे क्या है आपके अच्छे फैट। उसके बाद साइनेफरिन एंड कैप्साइसिन भी होता है, बट उतने पावरफुल नहीं होते, उस पर उतनी क्लिनिकल एविडेंसेस भी नहीं है। तो उन दोनों का तो इतना फंक्शन नहीं है, बट ये जो है ये आपके काफी पावरफुल होते हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं, कैसे ये काम करते हैं और इनका इफेक्ट क्या है। सबसे पहले आता है आपका कार्निटीन। कार्निटीन एक टाइप ऑफ अमीनो है जो दो चीजों को मिलके बनता है। इसको मिलके बनता है आपका एक लाइसीन प्लस मिथ्योनिन। लाइसीन प्लस मिथ्योनिन, इन दोनों अमीनो एसिड को मिलने के बाद बनता है आपका कार्निटीन। ठीक है। अब ये जो कार्निटीन है, इसका मेन काम क्या होता है? हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये हमारी बॉडी में बनता भी है। करता क्या है वैसे, अगर फैट बर्निंग के रिलेशन में समझे तो ये आपकी बॉडी में जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, उनको ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाने का काम करता है। ठीक है, उनको ये क्या करता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाने का काम करता है, और आपके अवेलेबल करवाता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो फैट है वो मोबिलाइज हो पाता है अच्छे से एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये बॉडी वैसे भी कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। मतलब आपकी बॉडी क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है आपके फैट्स को ही ऑक्सीडाइज कर रही है, फैट को यूज कर रही है एनर्जी के तौर पे। अब जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ये नेचुरली होता है, ये हमारी बॉडी नेचुरली भी कर सकती है, बट नेचुरली करने के लिए बॉडी को लगता है थोड़ा सा समय। ठीक है, बॉडी को लगता है थोड़ा सा समय, बॉडी को वो अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, लॉन्ग रन एक्टिविटीज करनी पड़ती है। अगर हम बात करें फैट बर्न करने के लिए एनर्जी के तौर पे, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग रन एक्टिविटी क्यों करनी पड़ती है? देखो, हमारा जो सबसे मेन सिस्टम यूज होता है फैट बर्निंग में, जो आपका थ्रू आउट द वर्कआउट आपकी फैट बर्निंग करवाता है, वो होता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ऑक्सीडेटिव सिस्टम में आपकी बॉडी क्या कर सकती है, आपके कार्ब्स को भी यूज कर सकती है, ग्लूकोज को यूज कर सकती है एनर्जी के लिए, और आपके फैट्स को भी यूज कर सकती है। और जो फैट होता है वो एक स्टोरेज फॉर्म होता है, और फैट का यूज करना मतलब आपकी एक्टिविटी का बहुत ज्यादा लंबा होना, ड्यूरेशन वर्कआउट होना, तो ही आपको इफेक्ट मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, लंबे लंबे कार्डियोज करते हैं, 40 मिनट 50 मिनट लॉन्ग टर्म कार्डियोज करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी वहाँ पे ऑक्सीडेटिव सिस्टम पे काम कर रही है, और अगर ऐसे लॉन्ग रन में एक्टिविटीज होगी तो आपका फैट बर्निंग जो होगा वो ज्यादा बेटर होगा, लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेनेबल रहेगा, और आपका फैट लॉस भी ईजी हो सकता है वहाँ पे। तो इसलिए लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी फर्स्टली आपके ग्लूकोज को यूज नहीं करना सॉरी फैट को यूज नहीं करना शुरू कर देती है एनर्जी के लिए। वो पहले ग्लूकोज को यूज करती है एंड देन शिफ्ट होती है आपके फैट्स पे लॉन्ग रन में। ठीक है, तो नॉर्मली भी ये प्रोसेस हो सकता है, बट आप कार्निटीन जब लेते हो, कार्निटीन वैसे ऑलरेडी भी अवेलेबल होता है हमारे सेल्स के अंदर। अगर कार्निटीन हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है, तो ये जो फैट मोबिलाइजिंग कैपेसिटी है हमारी उसको बढ़ा देगा। फॉर फैट
मोबिलाइजिंग कैपेसिटी जो है ये उसको बढ़ा देता है। मतलब कि क्या है, आपके फैट को बर्न करने की जो आपकी कम क्षमता है उसको बढ़ा देगा, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करेगी, जल्दी से आपके फैट्स को, फैट स्टोर्स को मोबिलाइज करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, और आपके ब्लड के थ्रू ही आपके फैटी एसिड्स जाएंगे, ब्लड के थ्रू ही फैटी एसिड ब्रेक डाउन होंगे, ब्लड के थ्रू ही आपकी बॉडी में जाएंगे किस एरिया से, जहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, जो उसके पास अवेलेबल अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स आए हैं उनसे एटीपी जनरेट करके दे देगा बॉडी को, यानी कि एनर्जी बना लेगा। तो आपकी बॉडी ने क्या किया, हमारे ही फैट्स को यूज किया एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आपकी बॉडी में फैट मोबिलाइजिंग जो है वो आपकी बढ़ा दी कार्निटीन ने। ये फंक्शन करता है कार्निटीन। अब कार्निटीन कोई फैट बर्नर नहीं है, क्योंकि ये फैट को बर्न नहीं कर रहा है खुद से, ये फैट को मोबिलाइज कर रहा है। कहाँ मोबिलाइज कर रहा है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, ये काम होता है आपके कार्निटीन का। कितने अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें, हम इसको ले सकते हैं 1000 mg से लेके 1500 mg तक इसका कंजप्शन हम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अब इसको आप चाहे वैसे तो जो मर्जी टाइम पे ले सकते हो, बट इफेक्टिवली हम इसको वर्कआउट से पहले लेके वर्कआउट से पहले लेते हैं। ठीक है, वैसे आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो, क्योंकि अगर इसकी अवेलेबिलिटी है बॉडी में, तो कार्निटीन आप सही तरीके से ले रहे हो तो आपकी फैट मोबिलाइजिंग बढ़ेगी वैसे भी। ठीक है, बट इसका इफेक्ट याद रखना इतना ड्राइंग वाला नहीं होता जितना कि क्लेम किया जाता है कि भाई अगर हम ऐसी चीजें ले रहे हैं तो हमारे बिल्कुल ड्राई बॉडी दिखती है, बिल्कुल सिमेट्रिकल एब्स दिख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो इफेक्ट होता है वो बहुत माइनर होता है कार्निटीन का, है ना। ऐसे ड्राइंग इफेक्ट नहीं होता जैसे कि स्टेरॉइड्स का या एनाबॉलिक्स का या बहुत तरह के जो ड्रग्स हैं जैसे क्लेन हो गया या बाकी चीजें हो गई, उन उन जैसा इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है इसका। क्योंकि वो अगर आप लेते हो तो उनसे तो थ्रू आउट द डे आपकी मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और आपका फैट बर्निंग बहुत तेजी से काम करता है। मतलब आप ये कह लो कि 50% एक्सेलरेट कर देते हो आप फैट लॉस प्रोसेस को। ठीक है, उन चीजों से, बट वो बहुत डेंजरस भी है, उनसे जान भी जा सकती है। ये डेंजरस नहीं है। ठीक है, तो जो इफेक्ट है वो बहुत माइनर है, 5 to 10% इफेक्ट है सिर्फ, 5 से 10% इफेक्ट है, और बहुत सारे लोगों में तो इफेक्ट करता भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके कार्निटीन लेवल्स ओके होंगे, 100 सही होंगे, तो वो फिर इफेक्ट करेगा ही नहीं, आपकी बॉडी में फायदा उतना देगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपका नेक्स्ट एक इंग्रेडिएंट होता है गार्सिनिया। ठीक है, गार्सिनिया कॉम्बिगिया एक्सट्रैक्ट। अब ये गार्सिनिया क्या करता है, ये एक टैमरिंड फ्रूट से लिया जाता है। ठीक है, वहां से इसको इस्तेमाल करते हैं, निकालते हैं, और उसके बाद फिर इसको करते हैं यूज। अब ये करता क्या है, इसका एक मेन फंक्शन है कि आपकी एपेटाइट सप्रेस करता है बेसिकली, एपेटाइट सप्रेस करता है सिर्फ। क्यों, क्योंकि आपके घ्रलन की जो आपकी सिक्रेशंस होती हैं ज्यादा, उसको ये कम कर देता है, जिससे कि आपको जो भूख, घ्रलन एक टाइप ऑफ हार्मोन है जो आपकी बॉडी में हंगर के लिए होता है ना। आपको वो जो सेटिस्फेक्शन फीलिंग होती है खाना खाने के बाद, या पेट भरने वाली जो फीलिंग है, वो आती है इसी की वजह से। और यही एक तरीके से राउस कर रहा है बॉडी को कुछ कंज्यूम करने के लिए। तो क्या करता है ये गार्सिनिया, अगर आप लोगे तो ये आपके एपेटाइट को सप्रेस कर देगा, यानी कि आपको भूख नहीं लगेगी, भूख कम लगेगी। जब आपको भूख नहीं लगती है तो फिर क्या होगा कि आपको ऑब्वियसली आप ज्यादा नहीं खाओगे, और आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर पाओगे, कैलोरी डेफिसिट आप क्रिएट कर पाओगे, जिससे आपको फायदा मिल पाएगा। अब इसको वैसे तो बहुत सारे लोग यूजलेस मानते हैं, बट ये काफी इफेक्टिव हो जाता है अगर हम बात करें उन लोगों की जो लोग बहुत ओबीज हैं। ठीक है ना, जो लोग बहुत ओबेसिटी में, क्योंकि उनको कैलोरी कंजप्शन जो है उनके लिए कंपलसरी हो जाता है, उनको तो उनसे खाना छोड़ा नहीं जाता, वो चीजें खाते रहते हैं। ठीक है, अननेसेसरी चीजें खाते रहते हैं, वो क्रेविंग्स वगैरह होते रहती है उनको, तो वो कंज्यूम करते रहते हैं ऐसी चीजें। तो अगर वैसी चीजें करते रहेंगे कंज्यूम, तो रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो इस कंडीशन में गार्सिनिया वहाँ पे स्लाइटली मदद कर सकता है, क्योंकि आपके ये क्या करेगा, एपेटाइट को सप्रेस कर देगा, भूख वगैरह नहीं लगेगी, आप नहीं खाओगे अननेसेसरी चीजें। ठीक है, तो वहां पे मदद कर सकता है ये। उसके बाद एक और इंग्रेडिएंट आता है जिसे हम बोलते हैं योहेम्बिन। ठीक है, यूहिम्बिन बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है, और हर किसी को नहीं यूज करा सकते ये बात याद रखना। क्योंकि यूहिम्बिन कहाँ से लिया जाता है, बेसिकली एक ट्री से लिया जाता है, यूहिम्बिन ट्री से। ठीक है, और यूहिम्बिन ट्री से इसका एक्सट्रैक्शन होता है, देन आपके सप्लीमेंटेशन में आता है। इसका मेन काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में आपके अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, अल्फा
टू रिसेप्टर्स, उनको ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और एंटागोनिस्टिकली फंक्शन करता है उनका, मतलब उसका उल्टा फंक्शन करता है ना। अब जब ये एंटागोनिस्टिकली फंक्शन कर रहा है, इट मीन्स क्या हुआ कि आपने अल्फा टू रिसेप्टर्स के जो एक्शन है उसको ब्लॉक कर दिया, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसके जो केमिकल्स हैं वो इससे बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, एंटागोनिस्टिकली फंक्शन इसने कर दिया है। क्योंकि अगर मान लो ये जो इसके रिसेप्टर्स हैं ये ब्लॉक ना होते, और ये केमिकल इससे बाइंड करता, जुड़ता, तो ये आपके फैट लॉस प्रोसेस को क्या कर देता, डी एक्सेलरेट कर देता। क्योंकि ये कब कंडीशन आती है, जब हम होते हैं सर्वाइवल मैकेनिज्म पे, तब आपकी बॉडी क्या करती है, अल्फा अल्फा टू रिसेप्टर्स को एक्टिव करती है और केमिकल्स को इसे बाइंड करवाती है, ताकि आपकी बॉडी क्या करे, एक लो मेटाबॉलिक रेट कंडीशन में आ जाए, और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न ना करे। ये तब होता है जब हम बहुत कम खाना खा रहे हैं, कैलोरीज कम ले रहे हैं, तो बॉडी जब सर्वाइवल पे आती है तो ये काम करती है ना। तो जब सर्वाइवल पे आ जाएगी तो क्या होगा, अल्फा टू रिसेप्टर्स के साथ जो इसका केमिकल है वो बाइंड करेगा, और आपकी बॉडी लिपोलिसिस प्रोसेस को भी बंद कर देगी, यानी कि आपकी बॉडी क्या करेगी, फैट बर्निंग को भी कम कर देती है, क्योंकि आपकी बॉडी आ जाती है सर्वाइवल सर्वाइवल पे। तो वो क्या करती है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनर्जी को सेव करना चाहती है फ्यूचर के लिए। ठीक है, ऐसे कंडीशन में ये एक्टिव होता है। बट योहिम्बिन क्या करता है, ये आपके अल्फा टू रिसेप्टर से एंटेगोनिस्टिकली होता है, यानी कि आपके केमिकल्स को बाइंड नहीं करने देता इससे। जिससे क्या होता है, आपका लिपोलिसिस प्रोसेस प्रमोट होता है। लिपोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, आपके फैट का बर्न होना एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो आपकी लिपोलिसिस फॉर्म है, लिपोलिसिस प्रोसेस है, ये उसको बढ़ा देगा, जिससे कि आपकी जो फैट बर्निंग कैपेसिटी है बॉडी की वो ज्यादा होगी, आप ज्यादा तेजी से फैट बर्न कर पाओगे वर्कआउट्स में भी। ठीक है, दूसरा ये आपके क्या करता है, नॉर एपिनेफ्रिन लेवल को बढ़ा देता है। नॉर एपिनेफ्रिन लेवल, नॉर एपिनेफ्रिन क्या है, आपका एक और स्ट्रेस हार्मोन है, जो आपके कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। अब जब नॉर एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा, आपके जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, लाइक आपका जो आपको रेडी करना, है ना, आपके ब्रेन को एक्टिव रखना, आपके एक्टिविटीज को बढ़ाना, लाइक हार्ट रेट हो गया, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह भी हल्का फुल्का बढ़ेगा। आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है आपकी बॉडी में, वो हीट प्रोडक्शन करना, गर्माहट बॉडी में भेजना, जिससे जब वो हीट प्रोडक्शन बॉडी में होगी, तो बॉडी उसको न्यूट्रल करने के लिए ज्यादा काम करेगी, कूलिंग मैकेनिज्म शो करेगी, आपकी बॉडी से स्वेटिंग वगैरह को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये चीजें जो है ना, ये प्रमोट करता है आपका क्या, यूहिम्बिन। तो जब ये सारी चीजें होंगी प्रमोट, तो आपका ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि हम ज्यादा कैलोरीज एक्सपेंड कर पाएंगे। कैलोरी एक्सपेंडिचर जो है हमारा, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो काम है, ये करते हैं कौन से चीजें, आपके योहिम्बिन। योहिम्बिन ये काम करता है। अब जो योहिम्बिन है ना, ये है तो अच्छा, ये है तो पावरफुल, बट ये हर किसी को नहीं दे सकते आप, क्योंकि फिर ये बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर ये आप हर किसी को देना शुरू कर दो या बहुत लंबे समय तक यूज करते रहो। क्योंकि ये क्या करता है, फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा कर सकता है आपके हार्मोनल लेवल पे, क्योंकि डायरेक्टली आपके हार्मोनल सिक्रेशंस पे एक्ट कर रहा है ना, आपके नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स को बढ़ा दिया इसने एकदम से काफी ज्यादा, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दिया, आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन बढ़ा दी। ठीक है, तो आपकी बॉडी ज्यादा तेजी से काम कर रही है। तो इससे क्या होता है, रेस्ट वगैरह भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आपका, हो सकता है आपको रेस्ट आप अच्छे से ना ले पाओ, नींद वगैरह भी ना आए आपको। तो रेस्टलेसनेस भी जो है वो इसका एक साइड इफेक्ट है। इंसोम्निया भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। और उसके साथ साथ मैंने आपको जैसे बताया कि इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये आपके जो हार्ट रेट वगैरह को है, उन इनवॉलेंट्री एक्शंस है उनको भी प्रमोट करता है, उनको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो पसीना वगैरह जो है, स्वेटिंग वगैरह भी एक आपको कंडीशन हो सकती है, प्रॉब्लम लग सकती है। आपको नॉर्मल केस से ज़्यादा, बहुत मतलब नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होने वाली है। और एक्सरसाइज में भी आपकी परफॉर्मेंस स्लाइटली बढ़ेगी, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को तो बढ़ाता ही है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसको यूज कितना करें, देखो फैट बर्नर कोई भी जो होता है उसको आप यूज सिर्फ अपने सिलेक्टेड गोल्स के लिए करते हो, और कहीं पे आप इसको इस्तेमाल नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि पूरे साल भर ही फैट बर्नर्स ले रहे हैं हम और कैलोरी इनटेक हमारा बहुत खराब है, ऐसे में तो कभी भी यूज नहीं करना है। फैट बर्नर सिर्फ आपके उस प्रोसेस को बेटर कर सकता है जो उस समय का 1 डेढ़ महीना है, आधा महीना 2 महीना, जब भी वो फैट बर्निंग आपका गोल है,
उस समय पे स्पेसिफिकली आप फैट बर्नर को यूज करो, उसके बाद आप इसको ऑफ करना जरूरी है। अगर आप ऑफ नहीं करोगे तो ये आपकी तो एक तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ समय बाद डिपेंडेंसी हिट करेगी, अडेप्टेबिलिटी हिट करेगी, रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरी बात कि आप इसको इतने टाइम तक यूज करोगे, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये आपके जो ह्यूमन वगैरह है इनको इतने लॉन्ग टर्म तक यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि हार्मोनल इम्बेलेंस भी क्रिएट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आप इतने टाइम तक आपकी बॉडी एक अपसेट मतलब अप्स एंड डाउन्स में काम करेगी, कभी आपका हार्ट रेट वगैरह इनवॉलेंट्री एक्शंस बढ़ेंगे, कभी नीचे रहेंगे, तो वो ठीक नहीं है बहुत लंबे समय तक। तो ये इसीलिए हम फैट बर्नर्स को सिर्फ सिलेक्टेड गोल्स के लिए ही यूज करते हैं, उससे ज्यादा उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। उसके बाद एक और सप्लीमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन टी। ठीक है, ग्रीन टी एक ऐसा सप्लीमेंट तो नहीं है, एक बेवरेज है, याद रखना ये बेवरेज है। बहुत सारे लोग इसे सप्लीमेंट मानते हैं, बट ये सप्लीमेंट नहीं है, एक बेवरेज है। चाइना से ओरिजिनेट हुआ था। चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ था, इसलिए इसकी हाइप बहुत है। मतलब जो चीज़ वहां से ओरिजिनेट होती है आपको पता है, वो बहुत दुनिया में बहुत फैल जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। अब ओरिजिनेशन इसकी चाइना से हुई, और ये बनता कैसे, ही कमेलिया साइनेसिस के लीव होते हैं वहाँ पे। कमेलिया साइनेसिस के लीव वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उन उन लीव से इसको बनाया जाता है। इसकी सबसे पावरफुल बात यही होती है कि अनऑक्सीडाइज लीव्स होते हैं। अनऑक्सीडाइज लीव्स का मतलब क्या है कि ये इन लीव्स को ना अननेसेसरी पकाया नहीं जाता, अननेसेसरी इसको ना बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि जलाया नहीं जाता। अनप्रोसेस्ड लीव्स होते हैं ये, अनप्रोसेस्ड लीव्स इनको कहा जाता है। तो ये आपको क्या करते हैं, ये मदद करते हैं आपको इसके लिए। और मदद इसलिए करते हैं क्योंकि एक अनप्रोसेस्ड है, तो इनके अंदर जो आपको केमिकल्स मिलते हैं ना, वो आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम बेटर मानते हैं। इनके अंदर कौन कौन से केमिकल मिलते हैं, जैसे एपिकेटेचन्स हो गए। ठीक है ना, एपिकेटेचन्स आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको मिल जाते हैं पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स, अब ये दोनों जो होते हैं ये आपके एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब आपकी हेल्थ के लिए जबरदस्त है और आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं। पॉलीफेनॉल्स तो आपकी इवन स्किन हेल्थ को भी बेटर करता है। एपिकेटेशंस आपको जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनसे बचाता है। ठीक है, तो ये मदद करते हैं। उसके साथ साथ आपका एक थियानन केमिकल होता है इसके अंदर, थियानन। अब ये थियानन जो है ये नेचुरल केमिकल जो हमें क्या करता है, ये ब्रेन बूस्टिंग का काम करता है, यानी ब्रेन हेल्थ के साथ ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने के लिए इसके जो स्टडीज जो हुई हैं इस पे, वो कहते हैं कि ब्रेन हेल्थ को बेटर करता है, जिससे कि आपकी रिकवरी है वो अच्छी होती है, और आपकी न्यूरॉन्स हेल्थ अच्छी रहती है। साथ के साथ ही आपकी जब न्यूरॉन्स हेल्थ अच्छी रहती है तो आपकी स्लीप को बेटर कर देते हैं, यानी आपकी नींद वगैरह भी अच्छी आती है, जिससे कि आप कोरिलेशन बना सकते हो कि आपके स्ट्रेस रिलीफ में भी मदद करता है, यानी कि अगर आपको स्ट्रेस वगैरह है तो उसमें भी आपको ये मदद कर देगा कम करने के लिए। तो ये फंक्शन होते हैं इसके, जिससे कि आपकी ओवरऑल जो वेलबींग है उस पर काम कर रहा है ये बेसिकली, यानी कि आपकी जो हेल्थ है उसको ये सपोर्ट कर रहा है। और इसको आप बेवरेज मानोगे, मतलब एक ये हेल्दी हैबिट है आपकी, कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है कि हमारी बॉडी में फैट लॉस करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ। हालांकि इसके साथ बहुत सारे कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये फैट लॉस करवाता है, या आपके मतलब कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल नीचे ले आएगा अगर खराब हो गए हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत लिमिटेड स्टडीज हैं जिसमें ये चीज़ देखी गई है, और वो क्लिनिकल ट्रायल्स है भी नहीं। तो आप उस पर उतना ज़्यादा यकीन भी नहीं कर सकते कि आपके एलडीएल, मतलब अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कैंसर है, उस कंडीशन में ही मदद कर देगा। हालांकि ये इसके साथ एसोसिएटेड है पॉइंट्स कि ये फैट लॉस करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन में ले आता है, मतलब सही ले आता है, सही अमाउंट में ले आता है अगर बहुत बढ़ गए हैं तो। उसके साथ साथ आपके कैंसर कैंसरस कंडीशन में आपको मदद करता है, क्योंकि आपके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट जो है उसको भी कम करता है ये। तो ये इसके साथ ना और भी पॉइंट्स हैं, बट वो अभी अनक्लेम्ड पॉइंट्स है, मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हुए नहीं है, बहुत स्टडीज हुई नहीं है। तो आप उन पे विश्वास भी उतना नहीं रख सकते हो। जिस पे विश्वास रख सकते हो वो ये है आपके सामने कि हाँ, ये आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी को राइज कर सकता है, स्पेशली आपके स्किन हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए इसको अच्छा माना जाता है।
और तीसरी बात आपकी रेस्ट को अच्छा करता है, तो ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है। दूसरी बात ये आपके इम्यूनिटी के लिए सही है, और एक हेल्दी हैबिट है सिर्फ ये। इसको आप कोई सप्लीमेंट नहीं कंसिडर कर सकते, ना तो ये परफॉर्मेंस सप्लीमेंट है, और ये सिर्फ एक बेवरेज है जो आपके हेल्दी हैबिट हो सकती है उन केसेस में अगर आप कोई भी चीज अननेसेसरी यूज करते हो, लाइक आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, उसके जगह पे अगर ये आ जाए, तो उस समय पे उस कंडीशन में इसको हम बहुत हेल्दी मान लेंगे, क्योंकि उन चीजों को रिप्लेस करके आप ग्रीन टी को ले आए हो। ठीक है ना। अगर वो चीजें भी चल रही हैं, ग्रीन टी भी चल रहा, तो ऐसा कोई फायदा है नहीं है इसका, ये मतलब ये बहुत ज्यादा कुछ ऐसे रिजल्ट दे देगा। ठीक है, ये मेन बात है। एक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ही ऐसे ही हमारे उधर भी बहुत सारी लीव्स हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, जिनके एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स देखे गए हैं। जैसे कि हमारे उधर पे अगर हम बात करें, जैसे आपके होली बेसिल्स है, तुलसी, उसके भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स देखे गए हैं, और हमारी हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी ठीक रखने का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, उसके भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स हैं, तो वो भी हमारी हीलिंग पावर को बढ़ाता है, हीलिंग के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे उधर भी काफी सारी चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं, सेम एज इट इज रिजल्ट्स उनके भी हैं, और वो भी हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं एक तरीके से, बट उनको उतना ज्यादा हाइप नहीं किया जाता। अब इन्होंने अपने उधर के जो चीज को उतना ज्यादा हाइप कर दिया कि तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला बेवरेज है ये, और बहुत सारी कंपनीज तो फेक बनाती हैं इसको, ये ओरिजिनल हमें कैमेलिया साइनेसिस के लिए मिलते भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कुछ तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है इससे कि ये हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। बस हाँ, ये एक अच्छा है बेवरेज है, अगर आप शाम को दिन को एक दो तीन बार इसको ले भी लेते हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अगर नॉर्मल टी लेते हो या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हो, तो इनके कंपैरिजन में ये काफी अच्छा हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया, एक प्री वर्कआउट्स को कवर कर लिया, एक फैट बर्नर्स को कवर कर लिया, और एक आज ग्रीन टी को कवर कर लिया। अब हमारे जो बाकी सप्लीमेंट है वो हम कर लेंगे कवर। टॉरिन हो चुका है हमारा, आर्जिनिन ऑलरेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट में करेंगे डिस्कस टायरोसिन, क्रोमियम पिकोलिनेट, ग्लूकोजामिन और सीएलए, ये चार कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा रहेगा इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स तो ऑलरेडी हो गया, एंटीऑक्सीडेंट का, और जो हमारा है स्टैकिंग का। ये स्टैक हमारा कैसे बनेगा, कौन कौन से स्टैक हो सकते हैं, मसल बिल्डिंग स्टैक और एक फैट लॉस स्टैक, इन दो की बात करेंगे, वो लास्ट क्लास में हो जाएगी। ठीक है, तो 4 से 5 सप्लीमेंट बचे हुए हैं, ये हम 2 दिन के अंदर कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जो हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगी। ओके। बाकी जो बीच में आपके कार्ब्स के बारे में बताया हुआ है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। और अपना इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो चुका है, इवन पीक वीक और वो सारी बातें हम कर चुके हैं, है ना। उसी डी है वॉलेंट्री डिहाइड्रेशन वगैरह के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को समझ लिया था, तो ये हमारा कवर हो चुका है, तो वो फिर से करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही वाइटामिन एंड मिनरल्स भी हमारा हो गया है न्यूट्रिशन वाली क्लास में, आई गेस। शायद मिनरल्स नहीं हुआ, वाइटामिन को हम डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली, और उसके अंदर जो सिलेक्टेड वाइटामिन हैं और मल्टी वाइटामिन है उनका क्या रोल है, वो सारी बातें भी हम वहाँ पे कर चुके हैं, है ना। फार्मा ग्रेड और वो सारी चीजें कैसे उसको रिकवर करना है, मेरे हिसाब से हमने कर लिया, बाकी एक बार मेरे को अब याद दिला देना। अगर नहीं किया होगा तो वैसे भी वो न्यूट्रिशन क्लास में आएगा, वहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा उसके उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीविटामिन को करने का कोई मतलब नहीं बनता, ऑलरेडी किया हुआ है डिस्कशन। ओके, तो इस हिसाब से हमारे पास अभी 4 से 5 सप्लीमेंट बच गए हैं, टायरोसिन, क्रोमियम पिकोलिनेट, ग्लूकोजामिन और ईसीए। ये हो गए चार, और पांचवा आपका एक और सप्लीमेंट है जो है सीएलए। आर्जिनिन एक बार बोलिए, आर्जिनिन आपका कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड है ना। ये वैसे शुरुआत में यूज होता था, एक दो प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज करना शुरू किया था, सप्लीमेंट करना शुरू किया था, जैसे ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वहां पे यूज हुआ था ये। और उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर वगैरह में भी यूज हुआ है, और वहां पे इसके जब क्लिनिकल ट्रायल्स हुए तो इसने इफेक्ट दिया, बट इसको मेडिसिनल इफेक्ट, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी नहीं मानी गई, मतलब ये इतना पावरफुल नहीं था कि इसको एज अ मेडिसिन को रिप्लेस करके सप्लीमेंट ऐड करवा दिया जाए।
तो इसलिए फिर ये अब कभी भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे आया ही नहीं। मतलब इसको जब यूज किया डॉक्टर्स लोगों ने, तो इतना ज्यादा इफेक्ट इसका नहीं देखा गया, अगर हम बात करें मेडिसिनल इफेक्ट की कंपैरिजन, ठीक है, ड्रग्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में कभी नहीं लाया गया। बट ये सप्लीमेंटल इफेक्ट तो इसका अच्छा है ना। अगर हम सप्लीमेंटल इफेक्ट की बात करें तो ये करता क्या है, ये आपकी बॉडी में जब आप आर्जिनिन लेते हो ना, ये आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है, आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिकर्सर है बेसिकली, उसमें कन्वर्जन इसका होगा। अब जब NO2 भी ये प्रिकर्सर है, NO2 लेवल्स को अगर ये आपकी बॉडी में बढ़ा रहा है, तो उससे आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि आपकी बॉडी में ये वेसोडाइलेशन कर सकता है ना, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सकता है ये। तो जब ब्लड वेसल्स की डायलेशन होगी, उस प्रोसेस में सबसे बेनिफिशियल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां पे ये हमें हेल्प कर देगा। अदरवाइज तो इसका इफेक्ट मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, वेसोडाइलेशन मतलब आपके ब्लड वेसल्स को खोलना। ठीक है, आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे कि आपके ब्लड वेसल्स डायलेट हो सकते हैं, खुल सकते हैं, वाइडन अप हो सकते हैं, जिससे कि आपका टोटल अमाउंट ऑफ जो ब्लड वॉल्यूम है वो अच्छे से जा पाएगा, और आपकी जो रिकवरी रेट है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो बेटर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हेल्प करता है आपको। ठीक है।